हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, जो आपकी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, कोशिका सेल फर्स्ट क्लास दोस्त मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट कराया था कोशिका। आज आपका सेकेंड क्लास है। इसमें दोस्त हम आपको थ्योरी पोजीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। तो आप लोग दोस्त घबराइए नहीं, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसा दोस्त इसलिए यहाँ पे करा रहे हैं क्योंकि थ्योरी जब आपका बेस कंप्लीट रहेगा ना, तो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप थ्योरी को पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए, साथ ही मैं आपको क्वेश्चन भी वो कराऊंगा और साथ ही जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसे भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। अभी आपकी परीक्षा की तिथि, नई तिथि यहाँ पे घोषित नहीं की है, जल्दी दोस्त वो भी तिथि आपकी आ जाएगी, तो उसका अपडेट दोस्त इसी चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कब तक आपका, अभी आपका जो परीक्षा की तिथि है कब है। अभी आपका 15 जून तक आवेदन हो रहा है। अगर आपने पॉलिटेक्निक की फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप वहां पे फिल कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बहुत से टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले क्लासेस की दोस्त यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका विज्ञान पढ़ाया था, पादप व जंतु कोशिका के बारे में बताया था, और साथ ही हम यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि टाइप ऑफ सेल के बारे में भी आपको बता दिया था। तो सेल आपका जो कोशिका है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी आगे जैसे ही आपका थ्योरी क्लास, हो सकता है दोस्त एक क्लास और हो, उसके बाद आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, फिर आ जाएंगे आपको ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आज का दोस्त हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक दोस्त मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करिए या आप सिंपल सा सर्च कर सकते हैं BTEUP स्टडी पॉइंट, सर्च करके दोस्त वहां से आप जुड़ सकते हैं। इस जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं, सेल वॉल होता क्या है, ठीक है। तो सेल वॉल जो अधिकतर सभी कवक जैसे प्रोकैरियोटिक तथा पादपों की कोशिकाएं एक भित्ति से घिरी होती है। एक कोशिका यानी कि एक दीवार से, सतह से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। जो हमारा सेल वॉल होता है इसकी 4 लेयर होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। इसकी 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है मध्य पटलिका, ठीक है। पहला इसका लेयर का नाम है मध्य पटलिका, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती हैं। ये आपका पहला लेयर है। दूसरा लेयर है इसका प्राथमिक भित्ति, तीसरा है द्वितीयक भित्ति और चौथा है आपका तृतीयक भित्ति, ठीक है। यानी कि इसके आपके 4 यहाँ पे सेल हैं, यानी कि 4 आपके जो भित्ति है, कोशिका भित्ति है, ये कितने हैं आपके? 4 होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ठीक है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये दोस्त इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। सेल वॉल के बारे में भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्त यहां पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लाज्मा कला, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम कोशिका कला के नाम से भी जानते हैं या कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये होता क्या है? इसकी खोज डेनिल तथा डेवसन साहब ने 1935 ईस्वी में किया था। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रतिरूप इसका प्रतिपादित किया था, किसका? प्लाज्मा कला का या कोशिका कला का, ठीक है। इनके अनुसार इन्होंने बताया, डेनिल और डेवसन साहब ने बताया कि फास्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर से बनी होती है, जिसके दोनों ओर प्रोटीन की 2 सतहें होती हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा कला जो है वो हमारा फास्फोफिलिड के द्विआण्विक स्तर से बनी होती है, जिसके दोनों ओर
प्रोटीन की सतह होती है। ठीक है, नेक्स्ट आए रॉबर्टसन साहब। 1959 ईस्वी में इन्होंने अपना एक प्रतिरूप प्रतिपादित किया जिसका नाम दिया इकाई झिल्ली प्रतिरूप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्टसन एक बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है कि इकाई झिल्ली प्रतिरूप का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपके रॉबर्टसन साहब ने किया था। कौन से ईस्वी में किया था, वो आपके 1959 ईस्वी में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इसे भी करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोशिका झिल्ली जो होती है वो आपका एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, पारगम का मतलब दोस्त क्या होता है यहाँ पे, जैसे आर पार, ठीक है, कुछ भी आर पार आपका दिखाई देना वो आपका पारगम हो गया। जैसे ये आपका कोशिका झिल्ली जो है वो आपका एक अर्ध पारगम है, यानी कि बिल्कुल क्लीन वहां पे नहीं दिखाएगा, अर्ध पारगम। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्त हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परासरण। ठीक है, डिफ्यूजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण और विसरण। इससे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और जो भी चीजें बता रहा हूं उसे आप लोग नोट डाउन करिएगा और पीडीएफ भी साथ में ले लीजिएगा ताकि आप लोग को नोट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो आपका परासरण है यह किसी यौगिक की लगातार गति होती है जो कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, फिर से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारा परासरण होता है, डिफ्यूजन होता है, यह किसी भी यौगिक की एक गति होती है जो कि उच्च सांद्रता से क्षेत्र से निम्न सांद्रता की क्षेत्र की ओर गति करती है, वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, परासरण के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा विसरण। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है हमारा विसरण, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी यौगिक की उच्च जल सांद्रता के क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करती है, वो हमारा विसरण कहलाता है। विसरण जो है वो परासरण का एक विशेष रूप होता है। विसरण की गति जंतु कोशिकाओं में अलग अलग ढंग से होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा विसरण का एग्जाम्पल है, यदि कोशिका के चारों ओर के विलयन का जल बहुत ही विभव मतलब बहुत ही अधिक होता है तो कोशिका जो होती है वो आपकी कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अति परासरीय विलयन में, ठीक है, जो कोशिका होती है वो क्या है, जल विभव बहुत ही अधिक हो जाता है वहां पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, यदि कोशिका के चारों ओर विलयन का एक जल बहुत ही विभव या निम्न होता है तो कोशिका क्या होती है, फूलकर फट जाती है। जैसे परासरी विलयन में, ठीक है, वहां पे क्या होती है, अगर आपको जो जल का विभव है वो बहुत ही अगर आप कम कर देंगे तो जो कोशिका होगी वो फूल जाएगी और फट जाएगी। वो हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमारा परासरी विलयन में देखने को मिलता है। तो ये हमारा विसरण के एग्जाम्पल हो गए। ऑस्मोसिस, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्त। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीव द्रव्य, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, जो हमारा जीव द्रव्य होता है ये बहुत ही लचीला, इलास्टिक, ठीक है, चिपचिपा, कणिकामय, जटिल, बहुरूपी कोलाइडी तंत्र होता है। ठीक है, जो हमारा जीव द्रव्य होता है बहुत ही लचीला चिपचिपा होता है, ये आपका एक कोलाइडी तंत्र होता है। ठीक है, इसका प्रतिपादन मैक्स सुल साहब ने किया था, यानी कि जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की थी मैक्स सुल साहब ने 1861 ईस्वी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो आपके सिद्धांत है, जो इतने भी थ्योरी हैं, जैसे जीव द्रव्य सिद्धांत हो गए, तो एक क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि जीव द्रव्य सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपके मैक्स सुल साहब ने किया था सन 1861 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर देते रहिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
इनके अनुसार इन्होंने बताया कि कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है जो कि एक बाह्य कला से घिरी होती है और इसमें एक केंद्रक क्या है उपस्थित होता है। इन्होंने मैक्स शुल्ट्ज साहब ने बताया कि जो हमारा कोशिका है वो हमारा सजीव पदार्थों का एक संचय है, एक मिश्रण, एक घुलन है जो कि एक बाह्य कला से पूरी तरह से घिरी होती है और इसमें एक केंद्रक भी उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, जो हमारा जीव द्रव्य की उपस्थिति है सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, सजीवों में जीव द्रव्य जरूर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मुख्य लक्षण है जीव द्रव्य का। नेक्स्ट अगला है सभी जीवन प्रक्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। जो भी हमारा जीव द्रव्य है इसी से आपका जो लक्षण है इसी के देखते हुए सभी आपके जो जीवन यहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही हैं वो आपका संपन्न हो रही हैं। हक्सले 1868 ने जीवन का भौतिक आधार कहा, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जो हमारा जीव द्रव्य है। इसे हक्सले साहब ने 1868 ईस्वी में एक अपना एक सेंटेंस दिया इन्होंने, जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, अगला है यहाँ पे पुरकिंजे साहब ने 1837 ईस्वी में जीव द्रव्य नाम दिया। किसने? पुरकिंजे साहब ने 1837 ईस्वी में इसे क्या दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। तो ये आपका जीव द्रव्य क्या वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। अगले हम पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोशिका द्रव्य। क्या है दोस्त? कोशिका द्रव्य सीटोप्लाज्म है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, यह जीव द्रव्य का एक भाग होता है। जो कोशिका हमारा द्रव्य है यह जीव द्रव्य का ही एक भाग होता है जो कि केंद्रक व प्लाज्मा कला के बीच में स्थित होता है। ठीक है, यह एक जेली समान तरल पदार्थ है। ठीक है, जेली तो आप लोग जानते होंगे, जेली के समान ही बिल्कुल ये तरल पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका इसके हाइलोप्लाज्म, इसके हाइलोप्लाज्म में संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। स्रावी पदार्थ जैसे रंग देने वाले पदार्थ, जैसे एग्जाम्पल विकर, मकरंद, ये सभी इसमें क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका कोशिका द्रव्य का। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारा कोशिकांग। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिकांग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया। आप लोगों ने सुना होगा, इंटर कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या अभी पढ़ रहे हैं। माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी चीज़ें हैं, गाल्जी काय, अभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो जो आपका माइटोकांड्रिया, ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे माइटोकांड्रिया की। तो माइटोकांड्रिया का नाम किसने दिया? तो सर्वप्रथम सी बेंडा साहब ने 1897 ईस्वी में इसे माइटोकांड्रिया का नाम दिया। अल्टमान 1890 ईस्वी में इसे कणिका के रूप में देखा और इसे क्या किया? बायोप्लास्ट का नाम दिया। किसको? कोशिकांग को। कोशिकांग था, इन्होंने अल्टमान साहब ने 1890 ईस्वी में इसे क्या है? कणिका के रूप में देखा। एक कणिका, छोटे से कणिका के रूप में देखा इन्होंने और इसका नाम दे दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, फिर आए सी बेंडा साहब 1897 ईस्वी में आए और इन्होंने इसका नाम क्या दिया? माइटोकांड्रिया। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया की श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पादप कोशिका में जंतु की कोशिका के अपेक्षा माइटोकांड्रियों की संख्या कम होती है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की अपेक्षा माइटोकांड्रियों की संख्या कम होती है। इसकी जो माप होती है 1 से 10 माइक्रोन का होता है माइटोकांड्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे टॉपिक पे बात करते हैं। इसी में दोस्त हम आपको कुछ और टॉपिक बताते हैं। ठीक है, माइटोकांड्रिया से रिलेटेड ही आपको बताते हैं। जो हमारा माइटोकांड्रिया होता है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स कैप्स चक्र के एंजाइम
द्विरज्जुक वलयाकार यानी कि डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम होते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट थे कुछ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड थे। हम अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्त, वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है नेक्स्ट हमारा पॉइंट। ये दोस्त होता क्या है, इसमें एक झिल्ली से घिरा हुआ वाहिका का अंतरा संचारित तंत्र होता है, जो कि सिस्टर्नी पुटिका तथा द्रवयुक्त संतरी नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाता है। इसे यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का नाम जो दिया वो आपके पोर्टर साहब ने 1853 ईस्वी में दिया, और इन्होंने बताया कि जो हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो आपका फर्स्ट होता है राइबोसोम विहीन। क्या होता है दोस्त, फर्स्ट होता है राइबोसोम विहीन और दूसरा होता है राइबोसोम युक्त होता है। तो आप यहाँ पे राइबोसोम विहीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राइबोसोम विहीन यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका SCR, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता परंतु लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो आपका राइबोसोम विहीन का कार्य करता है। राइबोसोम युक्त के बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम युक्त जो है ये आपका खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह संश्लेषी पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए स्थान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्त आपके इंपॉर्टेंट अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम यहाँ पे नेक्स्ट दोस्त हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज जो की थी वो पेलेट साहब ने किया था 1955 ईस्वी में। राइबोसोम की खोज किया था पेलेट साहब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। राइबोसोम से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं। ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो आपके राइबोसोम है, ये बहुत ही अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप इन्हें देख सकते हैं, और इनका जो संश्लेषण होता है वो केंद्रिका में होता है। जो आपका राइबोसोम होता है इसका संश्लेषण केंद्रिका में होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, बिल्कुल और किसी भी तरह से इसको नहीं देख सकते हैं। इसकी जो खोज की थी वो आपके पेलेट साहब ने किया था 1955 ईस्वी में। जो आपका राइबोसोम होता है ये 70S और 80S प्रकार के होते हैं। जो आपका 70S प्रकार का राइबोसोम होता है यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवकों में पाए जाते हैं, ये आपका 70S प्रकार के। और जो 50S बड़ी और 30S छोटी, ये क्या है, सह इकाइयों से मिलके बनी होती है। 18S के बारे में जान लेते हैं। 18S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और 60S और 40S इस सह इकाइयों से मिलके बनी होती हैं। इसमें आपको पूछ सकता है, जैसे 70S है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो आपका इसमें आपका 70S और 80S प्रकार के जो राइबोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं, और जो 70S है इसमें कौन कौन सी इकाइयों सह इकाइयों से मिलके बनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्त यहाँ पे कि जैसे 70S है, इसमें आपका सह इकाइयों कौन कौन सी सह इकाइयों से मिलके बनी होती है, तो ये आपका 50S बड़ी और 30S छोटी सह इकाइयों से मिलके बनी होती है 70S। इसी तरह से आप 18S को भी यहाँ पे देख सकते हैं। 80S जो है वो आपका 60S बड़ी तथा 40S छोटी सह इकाइयों से मिलके बनी होती है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आपको इससे सहायता मिल सके। ठीक है, तो ये रहा दोस्त राइबोसोम। इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो ये कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान और एंजाइम प्रदान करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान और एंजाइम भी प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन का स्टोर भी इसे हम कहते हैं, किसे, राइबोसोम को। राइबोसोम की संरचना जो होती है और कार्य के लिए
वेंकटरमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो आपकी राइबोसोम है इसकी संरचना और कार्य वो आपका रामकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। हम चलते हैं दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम दोस्त यहाँ पे देख लेते हैं। लाइसोसोम है हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक, और लाइसोसोम की जो खोज की थी वो आपके क्रिस्टियन डी डुवे साहब ने किया था 1955 ईस्वी में। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइसोसोम, इसे आप लोग नोट करिएगा। एक दोस्त आप लोग डायरी बना लीजिए, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे लाइसोसोम के बारे में बताया, तो लाइसोसोम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप लोग नोट करिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको बना के पूछ लेगा, तो आप अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे दोस्त तो क्वेश्चन को आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं दोस्त। इसकी जो खोज की थी वो कौन किया था? क्रिस्टियन डी डुवे साहब ने 1955 ईस्वी में किया था। यह जो आपका लाइसोसोम है प्राय आत्मघाती थैली कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, ये एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैली नुमा संरचना की होती है। नेक्स्ट, प्राय यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। जो आपका लाइसोसोम है ये आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा मतलब भारी मात्रा में पाई जाती है तथा भक्षण क्रिया प्रदर्शित करती है। लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइमों से भरे होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं वो आपके जल अपघटनीय एंजाइमों से भरे होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और जान लेते हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, ये एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में ग्रहण किए गए पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। कौन? लाइसोसोम। अगले टॉपिक की यहाँ पे बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है, गोल्डी बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो खोज की थी वो आपके कैमिलो गाल्जी साहब ने किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गाल्जी काय। इन्होंने अपना ही नाम यहाँ पे दिया इसको गाल्जी काय। कैमिलो गाल्जी साहब ने 1898 ईस्वी में इसकी खोज की और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह इन्होंने बताया यह जालीनुमा नालिकाओं या पुटिकाओं से बना एक जटिल संगठन होता है जो कि छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। अगला पॉइंट है, ये मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती हैं और स्तनधारी के आरबीएस के अतिरिक्त, यानी कि स्तनधारियों के आरबीएस के अतिरिक्त तथा श्रावण कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये आपका स्तनधारियों के आरबीसी को छोड़कर बाकी श्रावण कोशिकाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में गोल्जी काय पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके गोल्जी काय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगले दोस्त हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है तारक काय, सेंट्रोसोम है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तारक काय जो है वो जंतु कोशिकाओं, कुछ शैवालों तथा कवकों में दो जोड़े तारक केंद्रों की बनी एक संरचना होती है, इसलिए इन्हें डिप्लोसोम भी कहते हैं। इन्हें हम क्या डिप्लोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसकी संरचना होती है वो दो जोड़े तारक केंद्रों की बनी एक संरचना होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम शब्द टी बोवेरी साहब ने दिया था सन 1888 ईस्वी में। ठीक है, 1888 ईस्वी में टी बोवेरी साहब ने सेंट्रोसोम शब्द का यहाँ पे नाम दिया था। अगला दोस्त यहाँ पे इसमें कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला इसका पॉइंट है, कोशिका विभाजन के दौरान यह दो जोड़े तारक केंद्रों में विभाजित होता है जो कि दो अलग ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, प्रत्येक तार केंद्र सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित
त्रितंतुओं के 9 समूहों से बना होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका तारक काय से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है वो आपका केंद्रक से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लवक से भी आपको इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका केंद्रीय विभाजन भी, समसूत्री विभाजन और सेंटोमियर भी आगे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए दोस्त बस इतना ही, मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में एक बेहतरीन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को लेके। और साथ ही दोस्त जो आपका थ्योरी क्लास है उसको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कंप्लीट हो, ताकि एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उन्हें भी हम आपको आसानी से सॉल्व करा पाएं। तो आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो आप तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।